हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के MEC 002 का चैप्टर नंबर 1। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। सब्जेक्ट का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स और चैप्टर का नाम है क्लासिकल और केन्जियन विचारधाराएं, मतलब क्लासिकल एंड केन्जियंस आइडियोलॉजीज। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ अवधारणाएँ, जैसे सबसे पहले है समग्र आपूर्ति, फिर है श्रम और आपूर्ति की मांग, समग्र मांग, संतुलन उत्पाद और कीमत, समग्र उत्पाद की माप और आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, तो हम अपने वीडियोज़ में फुल स्टडी करेंगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर से कनेक्टेड अवधारणाएं हैं, परिचय है, सब कुछ करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और चैप्टर के एंड में मैं इस चैप्टर से कनेक्टेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो भी बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो हो जाएगा। तो जब आप देखोगे कि चैप्टर पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमें आते ही होंगे। तो हमारा मेन मोटिव है कि हम इन डेप्थ स्टडी करें, क्योंकि बच्चे दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो वो कि लास्ट महीने में पढ़ लिए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लिए और आधी अधूरी नॉलेज के साथ पेपर दे दिया और मुश्किल से पास हुए। एक होता है कि इन डेप्थ स्टडी करो। जब आप मास्टर्स ले रहे हो तो आपको इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे और दूसरी बात है कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो उसकी कंप्लीट नॉलेज आपके पास होगी, तो मन में सेटिस्फेक्शन भी होती है कि हमने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करके बहुत अच्छे से अपनी डिग्री को लिया है। ठीक है, तो हम हर चीज़ को बहुत आराम से तरीके से पढ़ेंगे और जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, तो फिर मैं आपको वो भी क्लियर करा दूँगी। तो चलिए, हमारा है सबसे पहले समग्र आपूर्ति। इससे कनेक्टेड क्वेश्चन तो आया ही हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था की विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित उत्पाद की मात्रा ही उसकी समग्र आपूर्ति होती है। क्या होता है कि जैसे कोई देश है, उसकी जो इकोनॉमी है और उस इकोनॉमी में जितनी भी फर्म्स होती हैं, उन फर्मों के द्वारा जितनी भी किसी चीज़ की मात्रा को उत्पाद को उत्पादित किया जाता है, जितना भी वो बनाया जाता है, उसको अगर हम पूरा कैलकुलेट कर लें, एग्रीगेट कर लें, तो वो समग्र आपूर्ति होती है। जैसे कि आपने 11th और 12th में भी पढ़ा होगा, BCom में भी पढ़ा होगा। तो समग्र आपूर्ति क्या हुई कि एक देश की अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के द्वारा उत्पादित उत्पाद की मात्रा उसकी समग्र आपूर्ति होती है। अतः समग्र आपूर्ति का अर्थ क्या हुआ? उत्पादन इकाइयों से प्राप्त उत्पाद की कुल मात्रा। ठीक है, तो जो भी उत्पादन इकाई है उससे उत्पाद की कुल मात्रा जो मिली हमें, जो टोटल हमारा प्रोडक्शन हुआ, वो समग्र आपूर्ति मीन्स एग्रीगेट सप्लाई होती है। ऐसे दो कारक हैं जिन पर समग्र उत्पाद निर्भर करता है। तो कौन से दो कारक हैं जिस पर समग्र उत्पाद निर्भर करता है? एक तो आगतों का स्तर, यानी कि जो भी हमारे फैक्टर्स हैं उनका लेवल क्या है, और दूसरा तकनीकी का स्तर, मतलब टेक्निक कैसी है। आगत से अभिप्राय उत्पादन के कारकों से है जिनके प्रयोग से उत्पादन संभव होता है, और ये कारक होते हैं श्रम मतलब लेबर और पूंजी मतलब कैपिटल। इन आगतों से ही श्रम की उपलब्धि ग्रस्तों द्वारा होती है। ठीक है, तो ये आगत क्या होते हैं? ये आगत हमें श्रम की उपलब्धि कराते हैं, लेबर करवाते हैं, और जो लेबर किसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है? ग्रस्तों यानी कि हाउस होल्ड्स के द्वारा। जबकि उत्पाद में प्रयुक्त होने वाले तथा बाजार में उपलब्ध उपकरणों तथा संरचना का स्टॉक पूंजी कहलाता है। कि बाजार में जितने भी उपलब्ध उपकरण हैं, मशीनें हैं, ठीक है, नई नई टेक्निक है, उनका जो स्टॉक होता है वो पूंजी कहलाता है। तो अर्थव्यवस्था में पूंजी आगत के स्तर को बढ़ाने के लिए निवेश का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था में जो भी इकोनॉमी है उसमें पूंजी आगत के स्तर को बढ़ाने के लिए, जो भी हमारी कैपिटल रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाने के लिए निवेश का मीन्स इन्वेस्टमेंट का प्रयोग किया जाता है। जो भी पैसा होता है उसको उसमें लगाया जाता है जिससे कि उन उपकरणों को खरीदा जा सके। आगतों की मात्रा बढ़ने से उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होती है। तो जितने हमारे फैक्टर्स बढ़ेंगे, जितने लोग ज़्यादा लेबर और कैपिटल हम लगाएंगे, उतनी ही हमारी उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होगी तथा समग्र आपूर्ति का परिणाम, उत्पाद का परिणाम बढ़ने से बढ़ता है। तो अगर उत्पाद बढ़ेगा तो समग्र आपूर्ति भी बढ़ेगी, क्योंकि जो उत्पाद का कुल योग ही तो समग्र आपूर्ति है। तो जब उत्पाद बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो टोटल जो सब एग्रीगेट सप्लाई है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इस प्रकार आगतों तथा उत्पाद के मध्य एक तकनीकी संबंध होता है जिसे उत्पादन फलन कहते हैं। तो जो फैक्टर्स होते हैं और प्रोडक्शन होता है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन? टेक्निकल रिलेशन। ठीक है, जिसे उत्पादन फलन कहा जाता है। तो समग्र पूर्ति वक्र अल्पकाल तथा दीर्घकाल में अलग अलग होता है, क्योंकि आगतों के स्तर से ही उत्पादन का स्तर तथा पूर्ति निर्धारित होती है। तो शॉर्ट पीरियड में और लॉन्ग पीरियड में समग्र आपूर्ति वक्त अलग अलग होता है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम सारी चीज़ें चेंज कर सकें, तो सिर्फ हम लेबर को बढ़ाते हैं और कैपिटल को स्थिर मान लेते हैं। जबकि दीर्घकाल में हमारे पास टाइम होता है तो हम लेबर और कैपिटल दोनों को इंक्रीज़ कर सकते हैं।
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों अथवा क्लासिकीय चिंतकों के अनुसार अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था इसी चैप्टर के कि जो पुराने क्लासिकीय जो हमारे चिंतक थे, अर्थशास्त्री थे, जैसे एडम स्मिथ, J.S. मिल, रिकार्डो वगैरह, तो वो कहते थे कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति है, यानी कि जो भी रोजगार पाने के लिए इच्छुक है और वो एबल है, ठीक है, तो उसे काम मिला हुआ है, इसे कहा जाता है पूर्ण रोजगार की स्थिति। तो उनके अनुसार समग्र पूर्ति वक्त AX क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्ध्वाधर मीन्स ऐसे, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री एंगल पर होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। कि इन्होंने कहा कि सबको काम मिला हुआ है, तो जो समग्र आपूर्ति वक्र होगा उनके हिसाब से AS होगा, परंतु जो मतलब AS है वो ऊर्ध्वाधर होगा, वर्टिकल होगा। लेकिन केन्स ने जब 1930 की 1929 से लेकर 33 तक की महामंदी आई थी, तो हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि केन्स ने समग्र आपूर्ति वक्र को कीमत के सापेक्ष ऊपर उठते हुए दिखाया था। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, जो पूर्ति वक्र है वो ऐसे नहीं होगा, जो AS था ऊर्ध्वाधर था, वर्टिकल था क्लासिकीय अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तब हो रही थी महामंदी की स्थिति जब केन्स ने ये बात कही थी। तो उसमें क्या था कि लोगों के पास पैसा नहीं था, डिमांड नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, ये जो पूर्ति वक्र होगा वो ऐसे होगा 45 डिग्री के एंगल पर, और जिसमें ये होते हैं प्राइस और ये होती है क्वांटिटी। प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई भी ज़्यादा, प्राइस और इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई और इंक्रीज़ हो जाएगी, प्राइस और इंक्रीज़ हो जाएगा तो सप्लाई और इंक्रीज़ हो जाएगी, या फिर वाइस वर्सा कि प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से उन्हें दिखाया था। एग्रीगेट सप्लाई जो कर्व है वो प्राइस के सापेक्ष ऊपर उठते हुए दिखाया था कि प्राइस इंक्रीज़ तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये था समग्र पूर्ति वक्र के बारे में हमने पढ़ा। समग्र पूर्ति क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको निवेश के गुणक के साथ हम मेज़र करेंगे। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हमने पढ़ लिया अच्छी तरीके से, और इससे डिटेल हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब पढ़ेंगे। आज से हम अवधारणा पढ़ रहे हैं कि अवधारणा में है क्या क्या चीज़। सेकेंड अवधारणा है श्रम और श्रम की आपूर्ति और मांग। श्रम की आपूर्ति कितनी सप्लाई है और उसकी श्रम की कितनी डिमांड है, यानी कि लेबर की कितनी सप्लाई और डिमांड है। श्रम की आपूर्ति प्रचलित मजदूरी दर पर निर्भर करती है। तो कोई भी जो लेबर है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा सप्लाई देने के लिए, प्रचलित मजदूरी दर कि कितनी मजदूरी दर है, उसे लेबर कितनी मिलेगी। मजदूरी की दर कम होने पर फर्मों द्वारा श्रम की मांग बढ़ जाती है, परंतु उसकी पूर्ति कम हो जाती है। तो अगर मजदूरी की दर है, अगर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो श्रम की मांग बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्हें लेबर सस्ती मिलेगी, और सस्ती मिलेगी तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। कोई किसी भी चीज़ के प्राइस कम होते हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी पूर्ति कम हो जाएगी, क्योंकि उनको जो है वो लेबर कम मिल रही है, मजदूरी कम मिल रही है, तो वह सप्लाई भी कम देंगे। परंतु मजदूरी की दर अधिक होने पर इसकी स्थिति ठीक विपरीत होगी। मजदूरी की दर अधिक है तो फर्मों द्वारा श्रम की मांग घट जाएगी और पूर्ति बढ़ जाएगी। यहाँ बेरोजगारी से तात्पर्य अनैच्छिक बेरोजगारी से है, ऐच्छिक बेरोजगारी से नहीं। तो जो बेरोजगारी होते हैं ना, उसको हम अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि जिसमें जो बेरोज़गार है वो अपनी इच्छा से बेरोज़गार नहीं है, बल्कि वो चाहता है प्रचलित दरों पर काम करना और वो उसके लिए एबल भी है, फिर उसे काम नहीं मिलता तो उसे अनैच्छिक बेरोज़गारी कहा जाता है। तो जब भी हम बेरोज़गारी लेंगे, अनैच्छिक बेरोज़गारी को लेंगे, ऐच्छिक बेरोज़गारी को नहीं, क्योंकि अगर किसी को काम भी मिल रहा है और वो काम करने के लिए एबल भी है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता, तो फिर वो बेरोज़गारी में नहीं आ सकता। कार्यरत लोगों तथा बेरोजगारों का लोगों का योग होता है श्रम शक्ति। तो जितने लोग काम कर रहे हैं और जितने बेरोजगार हैं जो काम करना तो चाहते हैं पर उन्हें नहीं मिल रहा है, इन दोनों को अगर सबको प्लस कर लें तो उनका टोटल बन जाता है श्रम शक्ति, यानी कि जो लेबर हमारे लिए काम करने के लिए अवेलेबल है। श्रम की आपूर्ति तथा मांग को एक रेखा चित्र द्वारा दर्शाने पर पूर्ति वक्र एल मजदूरी दर के सापेक्ष बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है तथा श्रम की मांग का वक्र नीचे की ओर झुकता है। मजदूरी की दर को नकद तथा वास्तविक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर आप श्रम की आपूर्ति और मांग को रेखाचित्र द्वारा दर्शाते हैं, तो जैसे वस्तुओं की होती है ना मांग और पूर्ति, उसी तरह श्रम की भी होती है। तो मजदूरी दर सापेक्ष बाएं से दाएं की ओर उठता है, ठीक है। तो जैसे हमारा डिमांड कर्व ये होता है और सप्लाई कर्व ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर मजदूरी की बात करें तो अगर प्राइस उन्हें मिलेंगे ज़्यादा मज़दूरों को तो वो ज़्यादा काम करने के लिए तैयार होंगे, और लेबर मिलेगी कम तो कम करने के लिए तैयार होंगे। जबकि फर्में क्या करेंगी, अगर सस्ता मिलेगा तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगी लेबर की, और अगर महंगा मिलेगा तो वो लेबर की डिमांड कम करेंगी।
तो मजदूरी की दर को वास्तविक या नकद वास्तविक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। मौद्रिक इकाइयों में परिकलित होने वाली मजदूरी को हम डब्ल्यू मतलब वेज नकद मजदूरी कहलाती है। तो जो मजदूरी या तो किसी चीज़ में मिल जाए या फिर नकद के रूप में मिल जाए, कैश के रूप में, तो अगर जो मजदूरी नकद में मिलती है, मौद्रिक इकाइयों में मिलती है, तो उसे नकद मजदूरी कहा जाता है। और कीमत परिवर्तन के अनुसार समायोजित मजदूरी वास्तविक मजदूरी होती है। तो अगर कीमत परिवर्तन होती है तो जो भी एडजस्टमेंट वेजेज हैं वो वास्तविक मजदूरी ये होती है W/P, ठीक है, वेजेज अपॉन में प्राइस। अतः मजदूरी न बढ़ने तथा कीमत स्तर में वृद्धि हो जाने पर वास्तविक मजदूरी दर में कमी हो जाती है। तो मजदूरी बढ़ नहीं रही है और कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है तो वास्तविक मजदूरी दर कम हो जाती है, ठीक है। तो मजदूरी तो बढ़ नहीं रही और कीमत स्तर में वृद्धि हो गई, कीमत जो पहले 10 रुपये थी अब 20 रुपये हो गई, लेकिन ऐसे मजदूरी नहीं मिल रही, तो वास्तविक मजदूरी दर में कमी हो जाती है। तो इसे कहा जाता है वास्तविक मजदूरी दर। कैसे मेजर किया था? W/P, ठीक है। तो कीमत तो मान लो 10 रुपये से 12 हो गई, ओके, और मजदूरी थी मान लो 10 रुपये प्राइस पर 100 लेबर काम कर रही थी, 12 रुपये पर भी ये 100 होंगी, तो मजदूरी दर तो बढ़ी नहीं है, ये तो इतनी रही। और कीमत क्या है? वो वृद्धि हो गई। तो पहले इसको डिवाइड कर रहे थे तो 10 आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आएगा? 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वास्तविक मजदूरी दर में कमी हो जाती है, ठीक है। थर्ड अवधारणा है हमारी समग्र मांग। किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उपभोग, निवेश तथा सरकारी उपयोग के लिए प्रयोग होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग की कुल मात्रा समग्र मांग कहलाती है। क्या होता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के अंतर्गत जितना भी उपभोग मीन्स कंजम्पशन हो रहा है, निवेश में इन्वेस्टमेंट हो रही है, और जो सरकारी उपभोग होता है यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, उन सब के प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, इन सबको जो प्रयोग की जाने वाली वस्तु हैं, चाहे वो हाउस होल्ड्स हों या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कर रहे हो या गवर्नमेंट कंजम्पशन हो रही हो, इसमें जो भी प्रयोग होती हैं वस्तुएं सेवाएं, उनकी कुल मात्रा को समग्र मांग कहते हैं। समग्र मांग में 4 घटक होते हैं। पहले उपभोग व्यय, ये इसमें हाउस होल्ड्स कहा जाता है। निवेश व्यय, इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, फर्म के मालिक हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, इनसे मशीन वगैरह खरीदना, वो हो गया। और तीसरा हो गया सरकारी व्यय, सरकार भी व्यय करती है बहुत सारा अपने देश के लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। और एक होता है निवल निर्यात मतलब अगर एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दें तो आ जाता है नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इसे कहते हैं निवल निर्यात। तो इसका जो अगर हम इसको एक इक्वेशन के रूप में देखें तो ये आएगा क्यूडी मतलब समग्र मांग किसके बराबर है? सी मतलब उपभोग व्यय, आई मतलब निवेश, जी मतलब सरकारी व्यय, और चौथा हो गया हमारा फोर्थ हो गया हमारा एक्स माइनस एम मतलब निवल निर्यात। यहाँ बंद अर्थव्यवस्था में एक्स और एम वहाँ शून्य होते हैं जहाँ कोई विदेशी व्यापार नहीं होता। तो अगर हम ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो ओपन इकोनॉमी में ही होगा ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता ही तब है जब हम किसी और देश के साथ बिजनेस कर रहे हो, चाहे एक देश के साथ या अनेक देश के साथ। तो बंद अर्थव्यवस्था में तो एक्स माइनस एम निवल जो निर्यात है वो शून्य होगा जहाँ विदेशी व्यापार नहीं हो रहा है। कीमत तथा समग्र मांग के बीच विपरीत फलन होने के कारण समग्र मांग वक्त एडी नीचे की ओर झुकता है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी। कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। तो ये कहाँ होगा? ये हमें इसका स्लोप पता है, डी कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की ओर झुकता है। तो अब हमने ये पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है संतुलन उत्पाद और कीमत, कि संतुलन उत्पाद कहाँ पर होगा और कहाँ पर उसकी कीमत फिक्स होगी। तो समग्र आपूर्ति वक्त ऊपर की ओर उठता है और समग्र मांग वक्त नीचे की ओर उठता है। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता ही है कि मान लो ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, तो ये हमारा डिमांड कर्व नीचे की तरफ जाता है और सप्लाई कर्व हमारे पास क्या होता है, ये 45 डिग्री का ऊपर की तरफ जाता है। तो जहाँ पे एक दूसरे पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उतनी कीमत पर उतना उत्पाद बनता है, उतनी इस कीमत पर इतने उत्पाद की मांग होती है, ये हो जाता है संतुलन उत्पाद। तो समग्र आपूर्ति वक्र एएस में विचलन की प्रवृत्ति एक दूसरे के विपरीत होती है। वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर संतुलन स्थापित होने के कारण कीमत का निर्धारण होता है, जैसे कि हम इसमें समझ सकते हैं। तो हमने देखा ही था कि ये हमारे पास वाई एक्सिस पर हमारे होते हैं प्राइस और एक्स एक्सिस पर होती है क्वांटिटी। तो अगर प्राइस था हमारे पास, देखो ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। तो इस कीमत पर P1 प्राइस पर
Q1 क्वांटिटी फिक्स हो गई थी। अब अगर हमारा डिमांड कर्व मान लो कम हो जाता है, पहले से कम हो गया, यहाँ पर AD2 हो गया, ठीक है, और सप्लाई कर्व अगर हमारा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, बहुत सारी स्थिति हो सकती है, जैसे कि हमने 12th में पढ़ रखा है ये, तो बहुत सारी स्थिति हो सकती है, खाली AD वर्क कम हो जाए या AD ज़्यादा हो जाए या सप्लाई कम हो जाए या सप्लाई ज़्यादा हो जाए। और अगर सप्लाई ज़्यादा कम हो गई है और डिमांड कम हुई है, तो बहुत सारी स्थितियाँ हमने पढ़ी थी, करीब 12 या 14 हमारे पास स्थितियाँ होती हैं जिसमें ये विचलित हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि अगर नया कर्व कहाँ बनेगा, अगर डिमांड हो गई है इतनी कम और सप्लाई बढ़ गई है ज़्यादा, ठीक है। अगर सप्लाई कर्व राइट हैंड शिफ्ट होता है तो इंक्रीज़ हो गई, डिमांड कर्व लेफ्ट हैंड शिफ्ट हो रहा है तो ये डिक्रीज़ हो गई। तो देखो अब हमारा जो है ना, ये इसको P3 मान लेते हैं, तो P3 पर Q1 इकाइयाँ बनेंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये डिमांड कर्व फिक्स हो जाता है, तो संतुलन कीमत बन जाती है। तो प्रस्तुत आरेख में समग्र मांग वक्त AD तथा समग्र पूर्ति वक्त AS है, जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो OP कीमत निर्धारित हमारी हो गई थी। OQ इस कीमत पर मांग और पूर्ति की मात्रा है। अन्य शब्दों में कुल रोजगार की मात्रा कुल उत्पादन के अनुरूप है, अर्थात OQ पूर्ण रोजगार का स्तर है, ठीक है। तो OQ क्या था, पूर्ण रोजगार का स्तर था। समग्र मांग घट जाने पर मांग वक्त घटकर AD हो जाता है, तो कीमत भी OP से बढ़कर OP डैश हो जाती है, जहां उत्पाद का स्तर Q2 होगा, ठीक है। इन्होंने ना P1 P2 दे रखा है और वैसे P1 और P डैश दे रखा है। तो आप इसको एक्सप्लेन तो अपने तरीके से कर सकते हो ना, जैसे आपके पास डिमांड कर्व है और सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो OP से घटकर OP डैश हो जाती है, यानी कि OP से घटकर OP2 हो जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। पहले OP1 थी, अब OP2 हो जाएगी। तो जब कीमत घटेगी तो उत्पाद का स्तर OQ हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, क्योंकि जब कीमत घटती है तो उत्पादन भी कम हो जाता है, क्योंकि फर्मों को उससे लॉस होता है। समग्र मांग में कमी आने से उत्पादन कम हो जाएगा और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो जब समग्र मांग कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा, क्योंकि जब मांग ही नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो मजदूरी दर घटेगी, क्योंकि जब बेरोजगारी है तो मजदूर कम रेट पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब मजदूरी दर भी घट जाएगी तो उत्पादन लागत में कमी होगी, क्योंकि उत्पादन लागत में मजदूरी दर को जोड़ा जाता है, हमारे फैक्टर हैं वो। तो इस प्रकार कीमत स्तर घट जाने से समग्र पूर्ति वक्त भी नीचे की ओर खिसककर AS हो जाएगा और पुनः रोजगार की स्थिति न आने तक मजदूरी दर में कमी की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो जब तक दोबारा से पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं आ जाती तब तक मजदूरी दर में कमी जारी रहेगी, परंतु ऐसा केवल दीर्घकाल में ही संभव है, अल्पकाल में नहीं, क्योंकि अल्पकाल इतना शॉर्ट पीरियड होता है, छोटा टाइम होता है कि इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हो पाते। तो ऐसा क्या पूर्ण रोजगार की स्थिति ना आने तक मजदूरी दर में कमी की प्रक्रिया जारी रहेगी। ऐसा कब होगा, सिर्फ दीर्घकाल में संभव है, अल्पकाल में नहीं, क्योंकि अल्पकाल में ये ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं समग्र उत्पाद की माप कि जो समग्र उत्पाद है, हमारा टोटल प्रोडक्शन है, उसकी मेजरमेंट कैसे होती है। तो उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा समग्र उत्पाद कहलाती है। समग्र उत्पाद का माप वर्तमान कीमत स्तर तथा स्थिर कीमत स्तर द्वारा लिया जाता है कि वर्तमान कीमत स्तर क्या है और हमारे जो की करंट प्राइजेस कहते हैं, और स्थिर कीमत उत्पाद क्या होता है, जो हमारा कांस्टेंट प्राइस होता है। समग्र उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP के नाम से भी जाना जाता है। अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पाद को स्थिर कीमतों मीन्स GDP द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था में जो समग्र उत्पादन है हमारा, उसको हम स्थिर कीमतों पर लेते हैं, चालू कीमतों पर नहीं लेते, करंट प्राइसेस पे नहीं लेते, कांस्टेंट प्राइस पे लेते हैं। तथा बाजार कीमतों पर GDP को P/X करके दिखाया जाता है। तो GDP क्या है, टोटल प्राइस इंटू टोटल क्वांटिटी। अगर हमारे पास प्राइस दिए हों और क्वांटिटी दी हो तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाता है टोटल GDP, ठीक है। तो GDP को मेजर करने की 3 विधियां हैं। ये सब हमने पहले पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है अंतिम उत्पाद का योग Q, साधन आय मतलब Y, और अंतिम व्यय एक्सपेंडिचर। तो ये तीनों ही गणनाएं समान मूल्य की होती हैं, अर्थात इसमें सकल घरेलू उत्पाद की कीमत एक समान रहती है। तो GDP हम किसी से भी निकालें, जो भी हमारा GDP आएगा ना, वो एक समान ही रहेगा, चाहे कोई भी हम विधि ले रहे हैं। इस विधि को मापने की 3 विधि हैं, उत्पादन विधि, आय विधि। देखो, अगर अंतिम उत्पाद Y का योग करते हैं तो उत्पादन विधि से मेजर किया जाएगा। साधन आय मीन्स Y का योग करते हैं तो उसे आय विधि से लिया जाएगा। और अगर हम अंतिम व्यय मीन E का योग करते हैं तो उसे व्यय विधि
भी कहा जा सकता है। तो ये तीनों विधियां देख लेते हैं। उत्पाद विधि या अंतिम व्यय विधि का योग क्या होता है। पहला होता है हमारा, ये यहाँ नहीं आएगा, बहुत मिस्टेक है इस बुक में। उत्पादन विधि का योग क्या होता है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी निकालना चाहते हो तो अंतिम वस्तु की कुल उत्पादित मात्रा इंटू प्रति इकाई कीमत। मान लो हमने 1000 यूनिट बनाई है और एक की कीमत 10 रुपये है, तो टोटल उत्पाद कितना हो गया, 10,000 रुपये। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, अगर उत्पादन विधि द्वारा ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा जो भी हमारे फाइनल गुड्स हैं वो उनकी क्वांटिटी और उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। व्यय विधि या साधन आय विधि का योग कर सकते हैं, इसको आय विधि कहते हैं। ठीक है, आय विधि या साधन विधि का योग, तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसके बराबर होगा, कर्मचारियों का वेतन या मजदूरी या प्रतिफल जो भी इनको मिला है एम्प्लॉयज़ को या लेबर्स को, प्लस सामाजिक सुरक्षा स्कीमों में नियोक्ता का अंशदान, की सामाजिक सुरक्षा स्कीम होती है ना LIC वगैरह, उसमें जो उन्होंने दिया है, एम्प्लॉयर ने दिया है, उसका अंशदान, प्लस किराया, प्लस ब्याज, प्लस निवल लाभ, प्लस लाभांश, प्लस स्वरोजगार करने वाले लोगों की मिश्रित आय, इन सब की आय को प्लस कर दिया जाता है तो साधन आय विधि कहा जाता है। तीसरी है हमारी व्यय विधि या अंतिम व्यय विधि। इसमें जीडीपी निकालना हो तो क्या होगा, निजी उपभोग व्यय प्लस निजी निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय, ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। तो ये हमारा जीडीपी हो गया। ठीक है, उसमें से अगर हम कोई चीज़ माइनस करते हैं, माइनस क्या, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास माइनस करते हैं तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा NDP। ठीक है, प्लस उपादान सब्सिडीज़ को जो कर लेते हैं ना, अगर हम साधन लागत पर राष्ट्रीय निकालना है तो साधन लागत पर यानी कि सब्सिडीज़ उनको मिलती हैं तो उपादान को हम कर देते हैं प्लस, और इनडायरेक्ट टैक्स साधन को देने पड़ते हैं, फैक्टर्स को देने पड़ते हैं तो वो कर देते हैं माइनस। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी कुल व्यय विधि। उपभोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय, अगर हमें निकालनी है उपभोज्य आय, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम, तो क्या करते हैं, एक पर्सन को जो आय मिलती है ना व्यक्तिगत आय, उसमें से व्यक्तिगत कर को माइनस कर दिया जाता है तो उपभोज्य आय आ जाती है। या फिर डिस्पोजेबल इनकम का एक और मेथड है उपभोग प्लस बचत, कि जितना हम कंज्यूम करते हैं प्लस जितनी हम सेविंग करते हैं दोनों को प्लस कर दें तो भी डिस्पोजेबल इनकम मिल जाती है। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो हम खर्च करने के लिए अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से व्यक्तिगत जो कर है वो हटा दिया गया है। अगर हम पर्सनल इनकम निकालते हैं तो ये होती है राष्ट्रीय आय में से, नेशनल इनकम में से सामाजिक सुरक्षा अंशदान और कंपनियों का अवितरित लाभ और कंपनियों की पूंजी पर लगा कर ये माइनस कर दिया जाए और हस्तांतरण भुगतान यानी कि ट्रांसफ़र पेमेंट को प्लस कर दिया जाए तो ये मिल जाती है पर्सनल इनकम। क्लियर, तो ये छोटी क्लासेस में हमने पढ़ रखा है सारा। अब हम पढ़ लेते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए इस डायग्राम में सेक्टर्स हमारे, एक तो ये तो हो गया गृहस्थ और ये हो गया फर्म। ठीक है, इसमें सरकार भी होती है, वित्त बाजार भी होता है। तो इसमें हम देखते हैं पहले कि ये गृहस्थ हैं और ये फर्म है। ठीक है, तो गृहस्थ क्या देते हैं, गृहस्थ अपनी सेवाएं देती हैं इनको, गृहस्थ देते हैं इनको अपनी सेवाएं। ठीक है, फर्मों को देते हैं अपनी सेवाएं। ओके, और बदले में इनको साधन भुगतान मिल जाता है आय के रूप में। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं कि सरकार है, गृहस्थ भी सरकार को टैक्स देंगे और फर्में भी सरकार को वैसे टैक्स देती हैं। ठीक है, अब ये हो गया सरकार क्या करती है, वस्तुओं और सेवाओं का बाजार, सरकार उनसे वस्तुएं खरीदती हैं, सरकारी क्रय। ठीक है, और बदले में उनको पेमेंट दे देती है। इसी तरह जो वित्त बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट है, वो क्या करते हैं, ये भी बाजार से वस्तुओं को खरीदता है। ओके, और गृहस्थ जो हैं वो अपनी जो बचते हैं सेविंग यहाँ जमा करा देते हैं, फर्म भी अपनी सेविंग्स यहाँ पर जमा करा देती हैं। तो आय का चक्रीय प्रवाह हमें पता है कि कैसे कैसे करना है। ये गृहस्थ हैं, गृहस्थों ने अपनी सेवाएं दी फर्मों को, एक एक करके देख लेते हैं, और फर्मों ने बदले में इनको साधन आय दे दी। ठीक है, अब आ गई सरकार के साथ इन दोनों का रिएक्शन। तो फर्म भी टैक्स दे देती है सरकार को और गृहस्थ भी टैक्स देते हैं सरकार को। ठीक है, फर्म इनको क्या देती है, सरकार फर्मों को दे देती है सब्सिडीज़। ठीक है, अब क्या है, ये फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है कि जो सरकारी घाटा होता है वो यहाँ पर आ गया, सरकारी क्रय, सरकार ने वस्तुओं और सेवाएं खरीदी वस्तु बाजार से, वो यहाँ पर आ गई। फर्मों ने राजस्व इन्हें दे ही दिया था और गृहस्थों ने इनसे उपभोग करके वस्तुएं सेवाएं ले ली थी, बदले में इनको कैश दे दिया था। तो ये था चक्रीय प्रवाह। अब इसको इन डिटेल पढ़ लेते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह का अर्थ होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय चक्रीय प्रवाह
चक्रीय रूप से समय के साथ साथ निरंतर प्रवाहित होती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। आज जो आए एक जगह पर है वो दूसरी जगह पहुंच जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टाइम जो मनी है वो बिल्कुल फ्लो में घूमती रहती है। राष्ट्रीय आय तथा व्यय में विविध संकटों में जैसे बचत हो गई, निवेश, कराधान, सरकारी व्यय, निर्यात, आयात इत्यादि में रेखा चित्रों में धाराओं एवं विपरीत धाराओं के रूप में ऐसे ढंग से दिखाया गया कि राष्ट्रीय आय तथा व्यय बराबर रहे। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं जो किसी की इनकम होती है दूसरे का वो व्यय होता है, तो ये दोनों बराबर रहने चाहिए। इस आय का प्रयोग 3 प्रकार से किया जा सकता है: सरकार को कर चुकाने में, वस्तुओं सेवाओं के उपभोग पे तथा वित्तीय बाजारों के माध्यम से बचत करने में। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट होती है, यानी कि जो बैंक्स होते हैं उसमें हम बचत के रूप में जमा करा सकते हैं, या वस्तुओं सेवाओं पर खर्च कर सकते हैं, या सरकार को टैक्स चुका सकते हैं। ठीक है, तो किसी बंद अर्थव्यवस्था में आर्थिक एजेंटों को चक्रीय प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो भी क्लोज इकोनॉमी होती है तो उसमें जो फाइनेंशियल एजेंट्स होते हैं ना, वो चक्रीय प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अभी हमने जो चक्रीय प्रवाह देखा ये बंद इकोनॉमी थी, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 आर्थिक एजेंट होते हैं: गृहस्थ, फर्म और सरकार। ठीक है, तो गृहस्थ ने फर्मों को दी अपनी सेवाएं और फर्मों ने उनके बदले में उनको उनकी साधन कीमत चुका दी। अब जब साधन कीमत आ गई तो गृहस्थों ने फर्मों से वस्तुएं सेवाएं खरीदी। ठीक है, तो फर्मों ने दिया उनको वस्तुएं सेवाएं और गृहस्थों ने उनको बदले में पेमेंट दे दी। तो जो फर्म से पैसा गृहस्थों के पास आया था वही पैसा गृहस्थों से फर्म के पास चला गया। सरकार का रिलेशन देखते हैं गृहस्थ के साथ, तो गृहस्थ को सरकार को क्या देता है? टैक्स देता है। ठीक है, और फर्मों का रिलेशन देखते हैं तो फर्म भी सरकार को टैक्स देती है। तो हम आगे पढ़ लेते हैं। इसमें 3 हमारे मेन आर्थिक एजेंट होते हैं: गृहस्थ, फर्म और सरकार। गृहस्थ को अपने श्रम तथा पूंजीगत आगत साधनों को बाजार में बेचकर आय प्राप्त होती है। यदि सरकार के क्रय निवल करों से बढ़ जाते हैं तो सरकार को दोनों के अंतर अर्थात सरकार के व्यय और करों के अंतर के बराबर घाटा होगा। तो अगर उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं गवर्नमेंट के और उससे टैक्स से इनकम कम होती है तो उसे घाटा होगा। सरकार अपने घाटे के लिए पूंजी बाजार से उधार लेकर वित्त की व्यवस्था करती है। अब उसे घाटे को पूरा करना है तो क्या करेगी? फाइनेंशियल मार्केट से वो लेगी उधार और साथ में मतलब जो वित्त की व्यवस्था हो जाएगी, तथा पूंजी बाजार को परिवारों से बचत के रूप में कोषों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो पूंजी बाजार के साथ सरकार का क्या था रिलेशन? सरकार जब अपने घाटों को पूरा करने के लिए पूंजी बाजार से पैसा लेगी और बदले में उसे ब्याज दे देगी। और पूंजी बाजार का परिवारों से क्या रिलेशन है? पूंजी बाजार को परिवार से बचत के रूप में कोषों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो गृहस्थ होते हैं वो पूंजी बाजार यानी कि जस्ट लाइक ए बैंक्स, तो उनके पास अपना पैसा जमा कराते हैं। दूसरी ओर यदि निवल कर सरकारी खरीद से बढ़ जाते हैं, निवल कर यानी कि टैक्स हैं ज़्यादा और गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस है कम, तो गवर्नमेंट को क्या होगा? अधिशेष होगा, सरप्लस प्राप्त होगा। ठीक है, तो उनका सरप्लस का बजट होगा। ऐसी स्थिति में सरकार सार्वजनिक ऋण को कम करती है, तो जो घाटे के लिए उसने पैसा ले रखा था वो उसको चुका देगी लोन पूंजी बाजार को, तथा पूंजी बाजार को कोष प्रदान करके उन्हें अपने ऋण से मुक्ति मिल जाती है। जिन्हें अब जब कोष पूंजी बाजार के पास आ जाते हैं तो क्या है? फर्म के साथ पूंजी बाजार का क्या रिलेशन है? फर्म को लोन चाहिए होता है तो पूंजी बाजार से वो लोन ले लेती है। फर्मों को भी अपनी पूंजी होती है, वह निवेश भी करती हैं। तो फर्म के पास अपनी पूंजी होती है, अपनी कैपिटल होती है, वो उसको इन्वेस्ट भी करती हैं तथा सरकार को टैक्स देती हैं। तो सबका एक दूसरे से इंटर रिलेशन है। 3 हमारे एजेंट थे: सरकार, गृहस्थ और फर्में। तो सरकार द्वारा गृहस्थों को मुद्रा का हस्तांतरण सामाजिक सुरक्षा के उपायों के रूप में किया जाता है। तो सरकार गृहस्थों से क्या लेती थी? टैक्स, और साथ में मुद्रा का हस्तांतरण करती है किसके रूप में? सामाजिक सुरक्षा के उपायों के रूप में उनको सामाजिक सुरक्षा देती है, सोशल वेलफेयर देती है। तो ये आय का चक्रीय प्रवाह था। तो ये सब हमने पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे आगे से जो है ना, अभी एक और चीज़ बची हुई है उपभोग फलन वगैरह, और उसमें फिर वो हम पढ़ेंगे APC, APS, MPC, MPS, ये सब भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने मेन क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जब हमें डिटेल में आती होंगी तभी हमें क्वेश्चंस आंसर करने में इंटरेस्ट क्रिएट होगा और हमें वो क्लियर भी हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।